अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। हम ग्रेड 12 की फिज़िक्स में एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पढ़ते हुए फाइनल मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे लेज़र क्या है। लेज़र जिससे हम बहुत सारे कार्टून्स में भी वाकिफ़ हो चुके हैं। बचपन में हमारी पसंदीदा ख्वाहिश ये हुआ करती थी कि हमारे पेरेंट्स हमें इस टाइप का एक लेज़र लेके दें। इस टाइप के लेज़र से हम सब अपने बचपन में बहुत ज़्यादा खेले हैं। लेकिन ये लेज़र ना सिर्फ छत पे खड़े होके किसी जगह पर पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि इसके और बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, आखिर ये लेज़र बनाई कैसे जाती है, ये लेज़र अचीव कैसे की जाती है, हम ये सब कुछ सीखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको लेज़र के बारे में बताऊंगा क्या होती है। मैं आपको बताऊंगा कि लेज़र के लिए नेसेसरी क्या क्या है, और कुछ मजीद पॉइंट्स इस आज के लेक्चर में मैं आपके सामने रखूंगा। स्टूडेंट्स, लेकिन लेज़र का टॉपिक मुकम्मल नहीं हो पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वसी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट बहुत जानदार है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो बगैर किसी ताखीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर बात करते हैं लेज़र पर। लेकिन लेज़र पर बात करने से पहले एक छोटी सी सादी सी और सिंपल सी बात जो आपको पता होनी चाहिए, हमें लेज़र की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आती है। आखिर क्या है ऐसा इस लेज़र में जो ऑर्डिनरी लाइट में नहीं है। यानी यूँ समझ लीजिए कि ऑर्डिनरी लाइट आपसे पूछ रही है मुझ में क्या कमी है। तो चलिए देखते हैं ऑर्डिनरी लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ऑर्डिनरी लाइट की प्रॉपर्टी है, डियर स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि ये एक इनकैंडेसेंट लैंप है जो एक कमरे में ग्लो कर रहा है। अब इस इनकैंडेसेंट लैंप में से निकलने वाली रोशनी कमरे में हर डायरेक्शन में फैल रही है। आप देख सकते हैं हर डायरेक्शन में इसकी किरणें, इसकी शुआएं जा रही हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर ये इनकैंडेसेंट लैंप या तो येलो या फिर वाइट कलर का होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जिस भी कलर का हो, ये मोनोक्रोमैटिक नहीं होता। इसमें अगर ये वाइट कलर है तो 7 मुख्तलिफ रंग मिलकर ये कलर बना रहे हैं, और अगर ये येलो है तो भी इसमें 2 डिफरेंट प्राइमरी कलर्स मिलते हैं तो येलो कलर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये मोनोक्रोमैटिक है, ना ये यूनिडायरेक्शनल है। इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, ये लेस एनर्जेटिक लाइट है, इसकी एनर्जी भी इतनी खास नहीं होती। और डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी भी कम है, इंटेंसिटी भी कम है। तो ये एक ऑर्डिनरी लाइट की चंद एक प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर आपको किसी ऐसी लाइट की जरूरत है जो इंटेंस भी हो, जिसकी इंटेंसिटी, शिद्दत, एनर्जी ज्यादा हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट चलने की सलाहियत रखती हो, बिल्कुल प्रिसीजन के साथ, एक्यूरेसी के साथ एक ही डायरेक्शन में चलने के काबिल हो, मोनोक्रोमैटिक भी हो, डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको ऑर्डिनरी लाइट नहीं बल्कि लेजर की जरूरत है। लेजर की चंद एक प्रॉपर्टी जो अभी मैं आपके सामने लिखूंगा, आगे चल के इन्हें मजीद डिटेल से एक्सप्लेन भी करूंगा। तो लेजर की, लेजर लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि ये यूनिडायरेक्शनल होती है। आपने बचपन में भी जो टॉय लेजर्स हैं वो भी देखी होंगी। इवन दो के जो टॉय लेजर्स हैं, आप टॉय लेजर्स की भी प्रिसीजन या एक्यूरेसी का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप छत पे खड़े होके नीचे रोड पर लेजर को फॉल करवाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, यानी उसमें इतनी ज्यादा डिस्पर्शन नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, यूनिडायरेक्शनल होने के साथ साथ ये जो लेजर लाइट है ये मोनोक्रोमैटिक भी होती है। मोनोक्रोमैटिक, मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमैटिक मतलब कलर पर मुश्तमिल, यानी सिंगल कलर पर मुश्तमिल है, यानी एक ही वेवलेंथ पर होती है। यानी कि अगर ये रेड कलर की लेजर है तो ये सिर्फ रेड कलर पर ही मबनी होगी, इसमें कोई और दूसरा रंग नहीं होगा। अगर ये ग्रीन कलर की लेजर है तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर पर मबनी होगी, इसमें कोई दूसरा रंग शामिल नहीं होगा। मोनोक्रोमैटिक होने के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक प्रॉपर्टी और भी है, ये इंटेंस बीम ऑफ लाइट भी है, यानी इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। सो इट इज
इंटेंस बीम ऑफ लाइट। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि जब आप टॉय लेजर लेके आते थे बचपन में तो अक्सर पेरेंट्स ये एडवाइस किया करते थे कि प्लीज ये लेजर किसी की आंख की तरफ पॉइंट ना करें, आईज की तरफ ये लेजर को पॉइंट ना किया जाए, क्योंकि ये इंटेंस है, इसकी इंटेंसिटी और उसकी एनर्जी ज्यादा है जो कि आंख को डैमेज कर सकती है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो हैं वैसे इस लेजर की, लेकिन अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ। आगे जाके बताऊंगा इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन अभी उनको डिस्कस करना जरा कबलस वक्त होगा। सो एक तो ये यूनिडायरेक्शनल है, आप इस वक्त एक लेजर में से लेजर बीम निकलती हुई देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है और रेड कलर की है, मोनोक्रोमैटिक है, इंटेंस भी है, यानी कि इस छोटी सी बीम में बहुत सारे फोटॉन्स या बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती हुई जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं ये लेजर की प्रॉपर्टीज है। आखिर लेजर को लेजर क्यों कहा जाता है, लेजर बनती कैसे है, ये जो इंटेंस मोनोक्रोमैटिक और यूनिडायरेक्शनल बीम जैसी प्रॉपर्टीज हैं ये एक लाइट को आखिर कैसे मिलती हैं, एक लाइट आखिर इस मकाम तक कैसे पहुंचती है। इस बात को समझने के लिए ये जो लेजर का आप ऊपर लफ्ज लिखा पढ़ रहे हैं इसकी फुल फॉर्म देख लें। डियर स्टूडेंट्स, इस लेजर की फुल फॉर्म क्या है? दिस लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन। लाइट की एम्प्लीफिकेशन होगी, लाइट एम्प्लीफाई होगी कैसे? बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation। तो ये जो तमाम अल्फाज मैंने लिखे हैं ये तमाम अल्फाज क्या हैं? लेजर का L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, बाय S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर एमिशन ऑफ R फॉर रेडिएशन। इन तमाम पहले पहले अल्फ़ाबेट्स को मिला दिया जाए इन तमाम वर्ड्स के तो ये लफ्ज लेजर बनता है। यानी आप कह सकते हैं कि लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, या आप ये भी कह सकते हैं कि लेजर इज द एब्रिविएशन ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेजर को जो आप 3-4 प्रॉपर्टीज जो दे रहे हैं कि इंटेंस है, मोनोक्रोमैटिक है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ स्ट्रेट लाइन में यूनिडायरेक्शनल वे में ट्रेवल कर सकती है, ये सारी प्रॉपर्टीज इस लेजर में आखिर किस तरह से दी जा रही हैं? कुछ किया जा रहा है, यानी कि लाइट को एम्प्लीफाई किया जा रहा है। किस तरह से एम्प्लीफाई किया जा रहा है? बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या है, इस चीज को समझने के लिए आप थोड़ा सा जरा पीछे आएंगे। मैं आपको लेजर का मैकेनिज्म समझाने लगा हूं। स्टूडेंट्स, लेजर का मैकेनिज्म समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेजर प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर लेजिंग एक्शन? सो रिक्वायरमेंट्स फॉर लेजिंग एक्शन, यानी कि लेजर प्रोड्यूस करने के लिए, लेजिंग एक्शन करवाने के लिए क्या क्या चीजें दरकार हैं, कौन कौन से अवामिल, कौन कौन से प्रोसेसेस जरूरी हैं? डियर स्टूडेंट्स, 2 प्रोसेसेस लेजर प्रोड्यूस करने के लिए या लेजिंग एक्शन के लिए इंतहाई जरूरी है। एक प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है जिसे कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। हम पॉपुलेशन इन्वर्जन करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद किया जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। आई नो कि ये अल्फाज अभी आपको समझ नहीं आए, मैंने अभी सिर्फ इन अल्फाज का तारुफ आपसे करवाना था। देखिए, लेजर है क्या बता चुका हूं कि एक इंटेंस बीम है, एक डायरेक्शन में जा रही है, मोनोक्रोमैटिक है,
उसको पैदा कैसे किया जाए, उसको पैदा करना है, लेजिंग एक्शन करवाना है, तो दो चीजें जरूरी हैं, एक पॉपुलेशन इन्वर्जन, दूसरा स्टिमुलेटेड एमिशन। मुझे पता है डियर स्टूडेंट्स आप इन दोनों टर्म से वाकिफ नहीं हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को समझेंगे तो आपको लेजर का एक्शन समझ में आएगा। इन दोनों टर्म्स को समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इन दोनों टर्म्स को समझने से पहले मैं आपको एक और टर्म से मिलवाता हूं, दैट इज इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। डियर स्टूडेंट्स आई नो कि ये जो तीसरी टर्म मैं आपके सामने लिख चुका हूं, इस तीसरी टर्म से भी आप अच्छे से वाकिफ नहीं हैं। गालिबन हो सकता है कि ये टर्म आपने सबसे पहले बार सुनी हो, लेकिन यकीन कीजिए कि जब मैं इस टर्म को आपको समझाऊंगा तो ये भी हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर खुद इस टर्म से वाकिफ हों। जी बिल्कुल। तो चलिए इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन को पहले समझते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन क्या है ये समझने लगे हम। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक एटम है, एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज, और उस न्यूक्लियस के गिर्द एक इलेक्ट्रॉन है जो मिनिमम एनर्जी रखता है, यानी कि इस न्यूक्लियस के गिर्द लोएस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मिनिमम लीस्ट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास। इसी वजह से तो ये इस न्यूक्लियस के गिर्द सबसे करीब तरीन शेल में घूम रहा है। डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन लेट्स से अगर एक है तो शेल एक नहीं होगा, शेल बता चुका हूं कि मोटरवे यानी हाईवे की तरह होते हैं। मुमकिन तौर पर इस लोएस्ट शेल से ऊपर भी कुछ शेल्स मौजूद हों जो इससे ज्यादा हाई एनर्जी पे होंगे। अगर मैं कहता हूं कि इस पहले शेल की एनर्जी E1 है, दूसरे शेल की एनर्जी E2 है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस पहले शेल से उठाकर दूसरे शेल पर लेकर जाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप सब इसका जवाब बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोटोन फॉल करवाना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स अगर ऐसा हुआ कि जो फोटोन मैं इस इलेक्ट्रॉन पर फॉल करवा रहा हूं उस फोटोन की एनर्जी E2 माइनस E1 के बराबर हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन वो फोटोन एब्जॉर्ब करके एक हाई एनर्जी लेवल तक चला जाएगा, यानी कि ये अपने लोएस्ट लेवल से, लोएस्ट को ग्राउंड भी कहते हैं, ग्राउंड स्टेट से उठ के किसी एक्साइटेड यानी हाई एनर्जी स्टेट तक चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अब देखिए इसे मुझे ग्राउंड स्टेट से उठाकर एक्साइटेड स्टेट तक ले जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ी। ये एक्साइटेशन का अमल खुद ब खुद नहीं हुआ, इस एक्साइटेशन के अमल को करवाने के लिए डियर स्टूडेंट्स मुझे एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करवानी पड़ी। अब चूंकि एनर्जी मुझे इस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ी है, एब्जॉर्ब करवानी पड़ी है, इसलिए इसे मैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन लिखवाऊंगा। तो इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड शेल से या ग्राउंड स्टेट से या लो एनर्जी स्टेट से उठाकर हाई एनर्जी स्टेट तक ले जाने के लिए करवाई जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त मैंने इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन को भेज दिया है हाई एनर्जी में। देखिए डियर स्टूडेंट्स अब इस लम्हे के बाद मैं इलेक्ट्रॉन का वर्ड नहीं बल्कि एटम का वर्ड इस्तेमाल करने जा रहा हूं। चलिए समझाता हूं क्यों। देखिए इस लम्हे ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का पार्ट है, लो एनर्जी पर है, तो इसका मतलब है ओवरऑल एटम लो एनर्जी पर है। जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और एटम में लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पर चला गया। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन एटम का पार्ट है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरे का पूरा एटम हाई एनर्जी पर आ चुका है, पूरे के पूरे एटम की एनर्जी बढ़ गई है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर है तो हम कहते हैं कि पूरे का पूरा एटम लो एनर्जी स्टेट पर वाक़ है। जब आप
एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर उसे एक्साइट करवा देते हैं, तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन एटम में ही मौजूद है, उस एटम ही की एनर्जी बढ़ रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड स्टेट पर जाने से एटम हाई एनर्जी स्टेट पर चला गया। तो ये प्रोसेस जिसमें मैं एक एटम को एनर्जी देकर लो एनर्जी स्टेट या ग्राउंड एनर्जी स्टेट से उठाकर हाई एनर्जी स्टेट में भेज रहा हूं, ये इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन तो आप समझ चुके हैं। अब यहां पर एक चीज बहुत जरूरी है, क्लियर रख लीजिएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, एटम एक्साइट नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ एनर्जी लेने से, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली है, इलेक्ट्रॉन एटम का पार्ट है, तो पूरे का पूरा एटम एक्साइटेड कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जो बात काबिल गौर है वो ये है इस वक्त कि जब एक एटम एक्साइट हुआ तो एक्साइटेड यानी हाई एनर्जी स्टेट पर वो ज्यादा देर नहीं रहेगा। मैं आपको ये रूल पहले भी बता चुका हूं, इस कायनात की हर चीज हाई एनर्जी पर अनस्टेबल है। इस कायनात की हर चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, हाई एनर्जी स्टेट से वापस लो एनर्जी स्टेट पे आना चाहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एटम जिसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया था, ये भी यहां जाकर कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। ये यहां पर कुछ देर के लिए रहेगा और फिर वापस अपनी ग्राउंड स्टेट, अपनी स्टेबल स्टेट में आना पसंद करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो क्या करेगा? जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी वो एमिट कर देगा। चलिए इस पॉइंट को फिर से ड्रॉ करके समझते हैं। ये एटम के गिर्द पहला लोएस्ट एनर्जी शेल, इसके बाद ये थोड़ा सा हाई एनर्जी शेल। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि यहां पर जो एटम है वो एक्साइटेड है, एटम के एक्साइटेड होने का मतलब है एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पर है। डियर स्टूडेंट्स, आप जान चुके हैं, मैं बता भी चुका हूं कि दिस इज अनस्टेबल है, ये अनकंफर्टेबल है, यहां पर ज्यादा देर के लिए नहीं रहेगा, ये यहां से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये यहां से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा, तो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में जंप करने के लिए इसे जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी वो खारिज करनी पड़ेगी। सो इट विल एमिट दैट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, E2 माइनस E1। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने इसे एक्साइट खुद करवाया था एनर्जी एब्जॉर्ब करवा के, तो ये कहला रही थी इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, लेकिन ये वापस डी एक्साइट होकर अपनी ग्राउंड स्टेट में खुद ब खुद आ गया। इस अमल को इंड्यूस्ड डिके या इंड्यूस्ड एमिशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप इंड्यूस नहीं करवा रहे। एक्साइटेड स्टेट में ये अनस्टेबल था, खुद ब खुद इसने अपनी एनर्जी को निकाला और स्टेबल स्टेट में आ गया। तो जो चीज खुद ब खुद हो जाए डियर स्टूडेंट, उसे टेक्निकल लैंग्वेज में तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू डियर स्टूडेंट्स, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू खुद को वापस स्टेबल स्टेट में लेके आ रहे हो। अब देखिए, अब आप स्पॉन्टेनियस एमिशन से वाकिफ हो चुके हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन को मैं दो लम्हों में, दो जुमलों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट, स्पॉन्टेनियस एमिशन में एक एटम जो कि एक्साइटेड स्टेट पे है, अनस्टेबल है, अनकंफर्टेबल है, वहां पर ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। कायनात की हर चीज अपने आप को लो एनर्जी स्टेट पर लाकर स्टेबल करना चाहती है, तो वो एटम भी अपने आप को लो एनर्जी स्टेट पर लाने के लिए वो एनर्जी निकाल देगा। जब वो एनर्जी निकाल देगा खुद ब खुद, तो वो स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाएगी। लेकिन स्पॉन्टेनियस एमिशन का एक प्रॉब्लम है,
स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस एमिशन में जब एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाली स्टेट पे आता है तो जो एनर्जी एमिट करता है वो रैंडम डायरेक्शन में एमिट करता था, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती। मिसाल के तौर पे ये तो एक एटम है, अगर मान लीजिए ऐसे ही एक दो एटम्स और मौजूद होते, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो ये इसकी भी लो स्टेट और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट, बिल्कुल इसी तरह से। अब इसमें इस इलेक्ट्रॉन ने भी नीचे को जंप करके आना है। हो सकता है कि ये जो एमिशन करेगा वो एमिशन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाए। डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1 की एमिशन इस डायरेक्शन में कर दें। अब इस स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, हर एटम को जो सूटेबल डायरेक्शन होगी वो उस डायरेक्शन में एमिशन कर देगा। बाउंड नहीं किया जा सकता एटम्स को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एमिशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एमिशन तो हो रही है, स्टिमुलेटेड एमिशन, एमिशन तो हो रही है लेकिन खुद ब खुद हो रही है, और इसमें जो डायरेक्शन आ रही है लाइट की वो कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेजर के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि लेजर में मैं आपको बता चुका हूँ सबसे पहली प्रॉपर्टी ये लिखी थी, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। सो जो लाइट इसमें निकलेगी वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होगी, वो हर सिमत हर डायरेक्शन में फैली हुई होगी। सो स्पॉन्टेनियस एमिशन आपको समझ आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप मंजिल के बहुत करीब हैं, यकीन कीजिए। स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस एमिशन के बाद एक और एमिशन भी है जिसे आप इंड्यूस्ड एमिशन या स्टिमुलेटेड एमिशन भी कहते हैं। तो चलिए जी लिखते हैं यहां पे इंड्यूस्ड स्लैश स्टिमुलेटेड एमिशन। अब डियर स्टूडेंट्स, ये स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एमिशन से क्या मुराद है? देखिए, इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड का वर्ड हम उस वक्त उस जगह पर इस्तेमाल किया करते हैं जहां पर कोई चीज नेचुरली ना हो रही हो, उसे करवाया जाए। जैसे कि आपने यहाँ पर लफ्ज इंड्यूस्ड यूज किया था, ये इलेक्ट्रॉन नेचुरली खुद ब खुद नीचे पड़ा पड़ा ऊपर नहीं गया था, इसे ऊपर आप भेजने वाले थे, मैं भेजने वाला था, कैसे? एनर्जी दे के। तो अब हम कह रहे हैं इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड एमिशन। अब क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझें। अब यहां पे कुछ ऐसा होगा कि मेरे पास अगर एक एटम हाई एनर्जी स्टेट में है, एटम हाई एनर्जी स्टेट में मुराद, फिर बार बार समझा रहा हूं, उस एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की जा रही है बात। एटम हाई एनर्जी स्टेट में मतलब उस एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत तगड़ी बात, गौर से जरा मेरे साथ चलते हुए सुनिएगा। इसी तरह से एक और एटम भी यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी हाई एनर्जी स्टेट पर है, एक्साइटेड स्टेट पर ये एटम मौजूद है। सो फॉर इंस्टेंस इन दोनों के इलेक्ट्रॉन ये देखिए एक्साइटेड स्टेट में। अब मैं इनके खुद से डी एक्साइट होने का इंतजार नहीं कर रहा, मैं स्पॉन्टेनियसली एमिशन करने का इंतजार नहीं कर रहा। अभी इस वक्त ये एक्साइटेड स्टेट में, और मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, इन पर एक फोटोन, एक एनर्जी की रे फॉल करवाई। इस एनर्जी की वैल्यू है E2, इस एनर्जी की वैल्यू है E1। याद रखिएगा, मैंने इन्हें एक्साइट करवाया था E2 माइनस E1 जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करवा के। अब ये एक्साइटेड पर हैं, खुद ब खुद डिके हो सकते हैं यहां पर क्योंकि स्टेबल नहीं है। खुद ब खुद डिके होने से पहले ही मैंने इन पर एक और एनर्जी की रे फॉल करवा दी, डेल्टा E विच इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। यानी जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास है उतनी ही एनर्जी का एक फोटोन, एक रे इस इलेक्ट्रॉन पर फॉल करवाई। डियर स्टूडेंट्स, एक लम्हे के लिए इमेजिन करें, बचपन में शायद आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया हो, एक दरख्त पे, आपके घर की छत पे या एक सहन में जो दरख्त लगा हुआ है अमरूद का या किसी खूबसूरत से फल का, और उस दरख्त पर लगा हुआ फल जो है वो बहुत पक गया है, वो गिरने वाला है, अनस्टेबल है।
अब उस पके हुए फल को खुद ब खुद गिरने से पहले आप गिराना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, एक पत्थर या कोई एक ऐसी चीज जिसे फेंका जा सके, आपने उस फल की तरफ फेंका। जब वो चीज, वो ऑब्जेक्ट उस फल से टकराएगा, टकराने पर वो फल डिके कर जाएगा, डीएक्साइड हो जाएगा। यही कुछ यहां पर हो रहा है। ये फल, ये इलेक्ट्रॉन डीएक्साइड होना चाहता है, अनकरीब है डीएक्साइड हो जाए। आपने इसके डीएक्साइड करने से पहले ही एक फोटोन इस पर फॉल करवाया, इसी डिफरेंस ऑफ एनर्जी का। अब ये क्या करेगा, जब इस इलेक्ट्रॉन को टकराएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को डीएक्साइड कर देगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल डीएक्साइड। इसके डीएक्साइड होने से जिस डायरेक्शन में ये फोटोन आ रहा था, उसी डायरेक्शन में इसकी डीएक्साइटेशन से एक और फोटोन निकल आएगा। तो अब देखिए, इस तरह करने से आपने क्या अचीव किया? आपने अचीव ये किया कि जो एमिटेड फोटोन है वो आपकी मर्जी की डायरेक्शन में एमिट हो। अगर आप फोटोन इस तरह से फॉल करवाते तो इस तरह से टकराने के बाद इसकी डीएक्साइटेशन से जो फोटोन निकलता, वो और ये वाला फोटोन दोनों इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। यानी जिस डायरेक्शन में आप इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड एमिशन वाला फोटोन फॉल करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन की डीएक्साइटेशन के बाद निकलने वाला फोटोन भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो अब देखिए, इसी डायरेक्शन में आपके पास दो फोटॉन्स हो गए। अब इन दोनों फोटॉन्स में से एक फोटोन जाके जब अगले इलेक्ट्रॉन को टकराएगा तो इसकी डीएक्साइटेशन से भी एक फोटोन निकलेगा। अब ये तीनों फोटोन एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। तो देखिए, स्टिमुलेटेड एमिशन से आपने एम्प्लीफाइड हाई एनर्जी और मोनोक्रोमैटिक, यानी एक ही जितनी एनर्जीज हैं, एक ही वेवलेंथ की एनर्जीज हैं, और यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट हासिल कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ स्टिमुलेटेड एमिशन की है। स्टिमुलेटेड एमिशन से इंटेंस, यूनिडायरेक्शनल, मोनोक्रोमैटिक, सेम डिफरेंस ऑफ एनर्जीज की लाइट, मोनोक्रोमैटिक, एक ही वेवलेंथ की लाइट, एक ही जैसी लाइट निकलना शुरू हो गई। तो लेजर के लिए इसीलिए स्टिमुलेटेड एमिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, स्टिमुलेटेड एमिशन या इंड्यूस्ड एमिशन को आप समझ तो चुके हैं, लेकिन ये स्टिमुलेटेड एमिशन इतना आसान नहीं है। स्टिमुलेटेड एमिशन अचीव नहीं की जा सकती जब तक पॉपुलेशन इन्वर्जन ना हो। देखिए, मैंने आपको यहां तक स्टिमुलेटेड एमिशन तो सिखा दी क्या है, लेजर बताया क्या है, लेजर के बाद बताया दो चीजें जरूरी हैं लेजरिंग एक्शन के लिए। उन दो में से एक चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। अब बता चुका हूं कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है। स्टिमुलेटेड एमिशन में हम खुद एमिशन करवाते हैं लेजर हासिल करने के लिए, लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन पॉपुलेशन इन्वर्जन के बगैर हासिल नहीं की जा सकती। तो डियर स्टूडेंट्स, अगली गुफ्तगू में, अगले लेक्चर में मैं आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में बताऊंगा कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों जरूरी है लेजर के लिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन के बगैर स्टिमुलेटेड एमिशन आखिर क्यों अचीव नहीं की जा सकती। आखिर इस स्टिमुलेटेड एमिशन की चाबी पॉपुलेशन इन्वर्जन के पास कैसे है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें मेरे साथ। मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।